हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? ये स्टैक की एप्लीकेशन में आता है। जब मैंने आपको स्टैक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, जिसमें हम पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स का यूज करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं। एंड सेकेंड एप्लीकेशन स्टैक के अंदर आती है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने एक फंक्शन बनाया जैसे वॉइड मेन बनाते हैं हम, और वॉइड मेन के अंदर आपने एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट एफ हेलो। अब इस स्टेटमेंट को आप चाहते हो कि आप 5 to 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करो या मोर देन 5 to 10 टाइम्स, सपोज 50 to 100 टाइम्स आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इटरेशंस का यूज करो, इटरेशंस मतलब आप लूप्स का यूज करो। लूप्स का यूज कैसे करोगे? आप सेम वॉइड मेन लगाओगे, आप कोई भी लूप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाइल फोर, अभी मैं अभी फोर लूप लगा देती हूँ। आई की वैल्यू मैंने 1 से शुरू करी और सपोज मैंने 10 तक चला दिया। आई इंक्रीमेंट होता रहा और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ कर दिया हेलो। तो ये आपका 1 से 10 टाइम तक हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसको लूप नहीं लगाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेटमेंट को 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 10 टाइम्स लिखना ठीक है, 50 टाइम्स करोगे तो क्या 50 टाइम्स इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे या इस स्टेटमेंट को राइट करोगे? तो इसलिए हमारे पास लूप्स होते हैं। अब लूप के अलावा मेरे पास एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है रिकर्जन। क्यों रिकर्जन जरूरी होता है? अब आप इटरेशन है, आपके पास इटरेशन के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। वाई टू यूज रिकर्जन? क्योंकि जो मेरे पास रिकर्जन होते हैं वो कम स्पेस लेते हैं और आपके कई जगह पे जो इटरेशंस होती हैं वो यूजफुल होती है, पर कई जगह पे रिकर्जन यूजफुल होता है। आपको क्या करना है? सेम वही प्रोसीजर है। आपने एक फंक्शन बनाया वॉइड मेन। फंक्शन आपके ऐसे ही बनते हैं, ये मेन भी आपका एक फंक्शन है जो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे आपने एक और फंक्शन को कॉल किया, सपोज मैंने नाम लिख दिया ABC। आपने इसको कॉल कर लिया और यहाँ पे आपने इसको बंद करा। यहाँ पे फंक्शन बनाना है, जैसे मेन बनता है ऐसे ही ABC फंक्शन बनेगा और यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंट है हेलो। ठीक है, अब जैसे ही वो मेन में आएगा वो ABC के पास जाएगा, ABC यहाँ से आएगा और वो प्रिंट एफ हेलो को एग्जीक्यूट कर देगा। बट यहाँ पे रिकर्जन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अगर आपने यहाँ तो आपने 1 से 10 तक चला दिया, लेकिन ये तो लूप कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी लूप तक चला जाता है। इसलिए यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन होती है, एक होती है बेस क्लास, दूसरी होती है रिकर्सिव क्लास। बेस क्लास का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको किसी कंडीशन में आपको एंड स्टेटमेंट देनी है कि आपका लूप कब खत्म हो। या तो आप यहाँ पे आई की वैल्यू दे दो, जैसे यहाँ पे दी हुई है कि 1 से लेके आप 10 तक उसको एग्जीक्यूट करो, जैसे ही 10 आएगा आप उसको एग्जिट कर दो वहां से। तो आपको बेस कंडीशन जरूर देनी पड़ेगी। अगर आपने बेस कंडीशन नहीं दी है तो आपका लूप जो है वो इन्फिनिटी टाइम तक एग्जीक्यूट करता रहेगा। दूसरी होती है रिकर्सिव। रिकर्सिव में जो आप इसको बार बार कॉल कर रहे हो, दैट इज रिकर्सिव। तो ये दो चीज आपको जरूर ध्यान रखना है रिकर्जन में, अदरवाइज आपका लूप जो है वो इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। तो यही फर्क होता है इटरेशन और रिकर्जन में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकर्जन। टाइप्स ऑफ रिकर्जन मेरे पास होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेल, डोंट टेल, ट्री और ग्राफ। ट्री और ग्राफ भी टाइप्स ऑफ रिकर्जन के अंदर ही आते हैं, क्योंकि आप ट्री में क्या करते हो? आपने एक नोड ली, आपने फर्दर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर आपने इस नोड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। तो ये रिकर्सिव प्रोसेस है जो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है। अब बात करते हैं डायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट। एक फंक्शन जो है वो खुद को ही कॉल कर रहा है। कोई भी फंक्शन मैंने बनाया और ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये डायरेक्ट कॉलिंग होती है। और इनडायरेक्ट कॉलिंग क्या होगी? मैंने एक फंक्शन बनाया 1 के नाम से और उसमें मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया और फिर एक फंक्शन 2 आया जिसने फंक्शन 1 को कॉल किया। तो ये होती है इनडायरेक्ट कॉलिंग। फंक्शन 1 अपने आप को डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहा है, फंक्शन 1 ने 2 को कॉल करा, 2 ने फिर 1 को कॉल करा, दैट इज इनडायरेक्ट कॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसको मैं बुलाना चाहती हूँ, कुछ डेटा एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ या उससे कुछ डिटेल्स फिल कराना चाहती हूँ, मैंने कोई फॉर्म फिल करना है, तो या तो मैं उसको डायरेक्टली कॉल करूँ कि जो भी स्टूडेंट है
ए बी एक्स जो भी है वो मेरे पास डायरेक्टली आ जाए, दैट इज डायरेक्ट रिकर्जन। या फिर मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को बोलूं कि आप उस स्टूडेंट को बुलाइए, मेरे को उससे डिटेल लेनी है, दैट इज इनडायरेक्ट कॉलिंग। वही बच्चा रहा है मेरे पास लेकिन वो किसी और के थ्रू आ रहा है, तो दैट इज इनडायरेक्ट कॉल। तो डायरेक्ट रिकर्जन में आपके पास एग्जाम्पल है। आपको रिकर्जन देखो कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये एक एग्जाम्पल है। एक फंक्शन बनाया है मैंने void डिस्प्ले। void डिस्प्ले के अंदर मैंने वैल्यू दी है एक इंटीजर n। आप चाहो तो खाली भी बना सकते हो, अभी मैंने इसके अंदर n जो है वो एक वेरिएबल दिया है। इफ n इज लेस देन 1, ये मेरे पास बेस कंडीशन है। यहाँ से मेरा जो भी मैं रिकर्सिव कॉल कर रही हूँ वो यहाँ पे एंड हो जाएगा जब मेरी n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो यहाँ से वैल्यू मेरी रिटर्न हो जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आपके पास क्या कंडीशन होगी, रिकर्सिव की कंडीशन होगी, जो बार बार कॉल होता रहेगा। और इस रिकर्सिव में क्या है, आपकी जो भी n की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, उसके बाद आपने डिस्प्ले को दोबारा कॉल किया है विद द वैल्यू n-1 और फिर आपने दोबारा उसको प्रिंट करा है। अब देखो प्रोग्राम हमेशा मेन से शुरू होता है। void मेन में आए, void मेन में मेरे पास क्या था, डिस्प्ले 3। डिस्प्ले फंक्शन के पास जाओ, डिस्प्ले के अंदर 3 गया हुआ है, तो डिस्प्ले फंक्शन क्या है मेरा, यहाँ पे गए और डिस्प्ले 3 मतलब n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे हो गई 3। अब इफ कंडीशन चेक करो, 3 इज लेस देन 1, नहीं तो बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इफ लूप के अंदर नहीं आएगा, एल्स पार्ट पे चला जाएगा। एल्स पार्ट पे आके इसने क्या बोला है, इसने किया है n को प्रिंट करा है, तो n इज 3, तो 3 को आप प्रिंट कर दो। तो आप चाहो तो इस तरीके से बॉक्सेस बना सकते हो। सबसे पहले आपने डिस्प्ले 3 करा, डिस्प्ले 3 के बाद आप जो है इन 3 स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो जो आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। यहाँ पे आपका 3 प्रिंट हो गया, तो आप चाहो तो 3 यहाँ पे भी लिख सकते हो, आउटपुट में 3 आपका प्रिंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डिस्प्ले किया n-1, n की वैल्यू 3 थी, 3 - 1 इज 2, तो डिस्प्ले 2। अब n की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट बची हुई है एग्जीक्यूट करनी, ये जब आप वापस आओगे रिटर्न में तब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि इसने दोबारा फंक्शन को कॉल कर लिया और दोबारा फंक्शन वहां पे चला गया। तो अब n की वैल्यू हो चुकी है 2। 2 इज लेस देन 1, नहीं, फिर से एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आके इसने क्या प्रिंट करा, n की वैल्यू 2 प्रिंट करी है। फिर से n-1, 2 - 1, n की वैल्यू 1 हो चुकी है। अभी भी ये स्टेटमेंट बची हुई है एग्जीक्यूट करनी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, आपके पास 3 स्टेटमेंट थी, आपने प्रिंट कर दिया, आपने डिस्प्ले को कॉल करा, डिस्प्ले वापस वहां चला गया, आपकी ये वाली स्टेटमेंट बची हुई है एग्जीक्यूट करनी। देन ऊपर आए, यहाँ पे प्रिंट को आपने 2 को प्रिंट कर दिया, फिर आपने डिस्प्ले 1 को कॉल कर दिया, ये वाली स्टेटमेंट आपकी बची हुई है एग्जीक्यूट करनी। ऊपर आए, अब डिस्प्ले n-1, 1 थी वैल्यू, तो 1 को प्रिंट करने के बाद 1 - 1 0, 0 को कॉल किया, 0 इज लेस देन 1, यस, यहाँ से वैल्यू आपकी रिटर्न होनी शुरू हो जाएगी। जब वैल्यू रिटर्न होगी उस टाइम पे जो स्टेटमेंट बची हुई थी वो आपको एग्जीक्यूट करनी है। जैसे यहाँ से रिटर्न हुआ, डिस्प्ले 0, रिटर्न आया तो ये वाली वैल्यू बची हुई थी प्रिंट, तो दोबारा से प्रिंट 1, फिर ये प्रिंट 2 एंड देन ये प्रिंट 3। तो ये वैल्यू रिटर्न हो गई। रिटर्न होने के बाद ये वापस वहां पे आएगी जहां से ये शुरू हुआ था, void मेन के पास आके ये वैल्यू यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। तो ऐसे हमारा रिकर्सिव जो है वो काम करता है। जैसे ही फंक्शन आएगा वो वापस वहां चला जाएगा फंक्शन के पास में, और उसके बाद लास्ट में जब वो रिटर्न करेगा तो जो वैल्यू बची हुई होगी, जो स्टेटमेंट बची हुई होगी, वो लास्ट में एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये तो डायरेक्ट आपका रिकर्जन था, डायरेक्ट कॉलिंग थी, जिसमें आपने डायरेक्टली फंक्शन को कॉल किया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले को आपने डायरेक्टली कॉल किया हुआ है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट, जो आपको इनडायरेक्ट फंक्शन को कॉल करता है, दूसरा फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। जैसे यहाँ पे फंक्शन 1 ने फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 ने वापस फंक्शन 1 को कॉल किया है। तो ये एग्जाम्पल है, आपको void मेन दिया हुआ है, हमेशा प्रोग्राम मेन से शुरू होता है। मेन में आओ, मेन में आके इसने क्या कॉल किया हुआ है, फंक्शन 1 5, फंक्शन 1 पे जाओ, n की वैल्यू कितनी हो गई 5, क्योंकि 5 गिवन है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 1, नहीं तो रिटर्न वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, एल्स वाले पार्ट पे आ जाओ। n कितना है 5 इंटू फंक्शन ऑफ 2, 5 - 1 दैट इज 4। आप फंक्शन 2 पे आ जाओ। अभी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपने फंक्शन 2 को कॉल किया। फंक्शन 2 पे आओ, फंक्शन 2 में वैल्यू 4 है n की, यहाँ पे 4 गया है तो n इज 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, नहीं, एल्स वाले पार्ट में आ जाओ। 4 इंटू फंक्शन 1, 4 - 1 इज 3,
अब फिर से फंक्शन 1 को कॉल करो, फंक्शन 1 को कॉल किया, यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है 3, तो वापस यहाँ आओ, 3 इंटू फंक्शन ऑफ 2, 3 माइनस 1 इज 2, यहाँ पे आओ 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नहीं, यहाँ पे वापस आओ 2 इंटू फंक्शन 1, 2 माइनस 1 इज 1। अब फिर से यहाँ पे गो, फंक्शन 1 पे कॉल करेंगे, फंक्शन 1 की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 1, 1 आते ही यहाँ से वैल्यू रिटर्न होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू आपको क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है, मतलब जहां जहां पे भी आपका n होगा वहां आपको 1 रिटर्न करना है। अब वापस आ जाओ, ये वाली स्टेटमेंट थी मेरी लास्ट 2 इंटू फंक्शन 1 1, यहाँ से वैल्यू इस वाले की आपने रिटर्न 1 करा है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है। तो अब इसकी वैल्यू 2 है, पहले कितना था 3 इंटू 2 6 हो गया, इसकी वैल्यू 6 हो गई, 4 इंटू 6 इज 24, इसकी वैल्यू 24 हो गई, तो 24 इंटू 5 इज 120। ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये मेरा इनडायरेक्ट रिकर्जन था। फंक्शन 1 ने 2 को कॉल करा, 2 ने फिर 1 को कॉल करा। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बस जैसे जैसे स्टेटमेंट आपको दी हुई है वैसे वैसे उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाना। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो बची हुई है तो आप उसको रिटर्न करते टाइम सॉल्व कर देना, बस ऐसे ही रिकर्जन आपका काम करता है। नेक्स्ट है मेरे पास टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन का मतलब होता है कि जो आपने रिकर्जन की स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट आपकी लास्ट स्टेटमेंट होती है। ये सेम होता है इटरेशन की तरह, तो बेटर है इस टाइम पे हम लोग लूप्स का यूज कर लें रेदर देन रिकर्जन, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। जैसे यहाँ पे है, आप उस स्टेटमेंट के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं रखना चाहते हो, लाइक आपने प्रिंट 10 कॉल किया, a की वैल्यू 10 हो गई, 10 इज लेस देन 1, नहीं, रिटर्न आया। यहाँ पे क्या किया, 10 को प्रिंट करा एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया, ठीक है, फिर 5 को प्रिंट कर दिया, फिर 5 डिवाइडेड बाई 2 2 को प्रिंट कर दिया। तो जब आप रिटर्न में वापस आओगे तो आपके पास कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, क्योंकि दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट और बार बार आप इसको कॉल कर रहे हो। आप देख के ये नहीं बता सकते हो कि दिस विल बी द लास्ट स्टेटमेंट और नॉट, आपको ये एग्जीक्यूट ही करके देखना पड़ेगा कि जब आप रिटर्न में वापस आ रहे हो तो कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं है जो बची हुई है। अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो बची हुई है एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट मीन इट्स अ टेल रिकर्जन। नेक्स्ट है मेरे पास नॉन टेल रिकर्जन। नॉन टेल रिकर्जन के बाद आप चाहो तो वो जो हमने डायरेक्ट वाला एग्जांपल लिखा है वो सेम एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो। आपके पास स्टेटमेंट बची हुई है एग्जीक्यूट करने के लिए, जब आप वापस आते हो, लाइक इसमें है रिटर्न 1 प्लस प्रिंट a बाई 2, वापस यहाँ जाओ, फिर से यहाँ पे कॉल करो, तो जब आप रिटर्न में आते हो तो इन वैल्यूज को आप सॉल्व करते हुए आओगे। तो जब इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे इसका मतलब आपके पास कोई वैल्यू बची हुई है एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज नॉन टेल रिकर्जन। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला कोई भी एग्जांपल यहाँ पे सेम लिख सकते हो, क्योंकि उनके अंदर स्टेटमेंट्स बची हुई थी एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, ये पेपर में आते हैं फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज में। तो सीधा सीधा है, n की वैल्यू इसमें 5 दी हुई है, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी उस टाइम पे आपको रिटर्न करना है, ये बेस कंडीशन है। एल्स आपको क्या करना है, 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इज 4, ठीक है, तो 4 के लिए दोबारा कॉल करो, 4 इज नॉट इक्वल टू 1, रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा तो अब 4 हो गई है n की वैल्यू, फैक्टोरियल n माइनस 1 इज 3, फिर यहाँ पे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है, 1 इंटू, अब यहाँ पे करना नहीं, जीरो तो आएगा नहीं क्योंकि n की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो n की वैल्यू 1 हो चुकी है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न 1, तो ये रिटर्न 1 करोगे इसका मतलब दिस विल बी 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6, 6 यहाँ आएगा, 4 इंटू 6 इज 24, 24 यहाँ आएगा, 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120, दिस इज 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। दूसरा फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, जो आपकी फर्स्ट दो वैल्यूज है 0 और 1 आप मेंशन करोगे, उसके बाद इन दोनों का सम इज 1, इन दोनों का सम इज 2, इन दोनों का सम इज 3, 5, लास्ट टू स्टेटमेंट का आपको सम लेना है। तो आपको अगर 0 और 1 है तो उस टाइम पे तो आपको 0 और 1 ही रिटर्न करना है, एल्स आपको क्या करना है, आगे वाली वैल्यू i माइनस 1 और i माइनस 2 का दोनों को ऐड करके उनको रिटर्न करना है। तो बार बार आप इनको कॉल करते रहोगे। तो फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। अब रिकर्जन की एक एप्लीकेशन होती है, दैट इज टावर ऑफ हुनायू। टावर ऑफ हुनायू कैसे काम करता है, टावर ऑफ हुनायू मेरे पास 3 टावर होते हैं
और डिस्क हमारे पास कितनी भी हो सकती है, जितनी ज्यादा डिस्क होंगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे पास होते हैं। तो 3 टावर है, इसका एक रूल है। आपके रूल क्या है इसके कि आपका जो सबसे बड़ी वाली डिस्क है उसके ऊपर ही छोटी वाली डिस्क आएगी और उसके ऊपर छोटी वाली डिस्क आएगी। आपको ये तीनों डिस्क जो है वो सी टावर के अंदर मूव करनी है, और सेम कंडीशन है कि आपकी कोई भी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती है। दूसरा, एक टाइम पे आप एक ही डिस्क को मूव करोगे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो सबसे ऊपर वाली डिस्क है वो इसने सी में मूव कर दी, फिर जो सेकंड वाली डिस्क है ये इसने बी में मूव कर दी। अब तीनों के पास एक एक है। अब कैसे मूव करना है, मेरे को सी में तीनों डिस्क चाहिए, तो सी में तीनों डिस्क चाहिए, इसका मतलब ए तो बी के ऊपर नहीं आ सकता, ना ए सी के ऊपर आ सकता क्योंकि डिस्क दोनों से बड़ी है, तो सी को बी के ऊपर लाए। अब ए को सी में शिफ्ट कर दिया, फिर ये वाली वैल्यू ए के अंदर चली गई। अब जो सेकंड वाली है वो सी में आ जाएगी, फिर से वापस जो ए वाली वैल्यू है वो सी के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे आपको 3 डिस्क थी, इन तीनों को आपने मूव कर दिया। तो नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे बनते हैं 2⁻³ अगर मेरे पास 3 डिस्क है। तो अगर 4 डिस्क होंगी तो 2 4 -1। तो अगर 3 है तो 2⁻³ 8 -1 मेरे पास 7 स्टेप्स बनेंगे। ये टावर ऑफ फुनायू कहता है। अब रिकर्जन की एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली आप इसको रिकर्जन से सॉल्व करोगे। कैसे रिकर्जन से सॉल्व करोगे आप इसको, ये रिकर्जन का इसका प्रोग्राम है। कैसे, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अगर आप इसको समझने लगोगे तो आपको एक, क्योंकि आपको रिटर्न में वैल्यू सॉल्व करनी होती है, आपने यहाँ पे n की वैल्यू दे दी डिस्क, ए आपका फर्स्ट टावर है, बी आपका सेकंड टावर है, सी आपका थर्ड टावर है, फाइनल टावर है। n की वैल्यू ग्रेटर देन n की वैल्यू जब तक 0 होगी तब आपको रिटर्न करना है, अदरवाइज रिटर्न नहीं करना है। जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ये मेरे पास बेस कंडीशन है, ये मेरे पास रिकर्सिव कंडीशन है। कैसे सॉल्व करोगे, n की वैल्यू इनिशियली डिस्क कितनी है, 3 है, तो 3 - 1 is 2, टावर 1, टावर 3, टावर 2। इसका मतलब क्या करना है, ए से सी में वैल्यू को मूव करना है। ए इज 1, सी इज 3। तो फर्स्ट वाली कंडीशन, ए से सी में आपको वैल्यू को मूव करना है। उसके बाद दोबारा से n की वैल्यू b, b इज 2, a इज 1, 3। आपको दोबारा से फंक्शन कॉल करना है। अब दोबारा से जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो दोबारा से आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे। देखो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है। इनिशियली आपने वैल्यू ले ली, डिस्क n की वैल्यू 3 थी, a is 1, b is 2, c is 3। इनिशियली ये वैल्यूज थी टावर 1, 2 एंड 3। उसके बाद आपने n-1 को कॉल किया, n-1 is 2, 1, 3 और 2, मतलब आपने 1 से 3 को मूव कर दिया, लेकिन आपकी एक स्टेटमेंट अभी बची हुई है एग्जीक्यूट करनी। ये देखो, इनिशियली ये ले लिया 3, 1, 2, 3, यहाँ आए, आपने दोबारा इसको कॉल किया 2, 1, 3, 2 और ए और सी को मूव कर दिया। ये स्टेटमेंट आपकी बची हुई है एग्जीक्यूट करनी। जब आप वापस आओगे तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे। इससे पहले जब तक आप इस कंडीशन की रिटर्न कंडीशन पे नहीं आ जाते तब तक आप सिर्फ इसी टावर को सॉल्व करते रहोगे, इसी स्टेटमेंट को सॉल्व करते रहोगे और ए से सी की वैल्यूज को मूव करते रहोगे। जैसे ही आप इस कंडीशन पे आओगे आप दोबारा से ये एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, फिर दोबारा से ये लाइन आएगी, फिर दोबारा ये लाइन आएगी, फिर दोबारा ये लाइन आएगी। तो इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है एग्जीक्यूट करना, बट वही है, होता रिकर्जन से ही सॉल्व है। 7 स्टेप्स है। सबसे पहले 1 से 3 आपने मूव कर दिया, फिर जब आप वापस यहाँ आए ये वाली स्टेटमेंट आपकी बची हुई एग्जीक्यूट करनी, 1 1 2 3, 1 से 2 आपने मूव कर दिया, फिर आप यहाँ गए। जब आप रिटर्न में आओगे तो जो ये वाली स्टेटमेंट बची हुई है इनको दोबारा से आप सॉल्व करोगे और फर्दर 2 पार्ट में, क्योंकि जब वापस आओगे तो फिर से 2 स्टेटमेंट है जिनको आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपका टावर ऑफ फुनायू का रिकर्सिव का प्रोग्राम है, जो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते हो रिकर्सिव के प्रोग्राम को। बस आपको क्या ध्यान करना है, बेस कंडीशन पता होनी चाहिए, रिकर्सिव की कंडीशन पता होनी चाहिए, और रिकर्सिव में कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बची हुई है उसको आप रिटर्न होते टाइम सॉल्व करोगे बस। और रिकर्सिव में कुछ नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखना कि कहाँ पे आपका प्रोग्राम है जहाँ पे कॉलिंग स्टार्ट हो रही है और कहाँ से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बची हुई है। जो भी स्टेटमेंट बची हुई है उसको आते टाइम आप उसको सॉल्व कर लेना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।